हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जिसका अभी तक जो घोषणा है वो 30 अप्रैल के आयोजन की है। तो उसका जो टॉपिक है 22वां टॉपिक, ठीक है, जो आयोग ने सिलेबस दिया था उसमें जो 22वां टॉपिक है, नाम है इसका वन एवं वन्य जीव संरक्षण, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और पुराने जो 21 टॉपिक्स हैं और ये 22वां टॉपिक, ये सारा फ्री पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो करंट जो टेस्ट सीरीज चल रही है 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, उसके पीडीएफ भी इस पे टेलीग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के जो डेली वीडियोस आते हैं उनको भी आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस थोड़ा सा डिले हो गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से हम टाइमली अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। बट उम्मीद है कि अगले एक आध दिन में सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। तो सबसे पहले जो ये है कंजर्वेशन है, ये सब जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब जैव विविधता में आते हैं। और जैव विविधता में संरक्षण के क्या है, दो तरह के उपाय हैं, ठीक है। संरक्षण के इनके दो तरह के उपाय हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, जहां पर ये पाए जाते हैं उसी क्षेत्र में इनका संरक्षण, और उसके अलावा वह स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन, या जहां ये नहीं पाए जाते हैं वहां इनको ले जाकर वहां संरक्षित करना। तो ये स्वस्थानीय संरक्षण में क्या है, नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आगार है, पवित्र उपवन व झीलें हैं, समुदाय आगार व संरक्षण आगार है, यहाँ बीज बैंक है, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है, वृक्ष उद्यान है, निम्न तापीय संरक्षण है, जंतु उद्यान है, चिड़ियाघर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जैव विविधता संरक्षण के दो उपाय हैं। इन सबको हम लोग जब चैप्टर 3 पढ़ रहे थे उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम टॉपिक्स को इनमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज डिस्कस नहीं हो पाई है उसको डिस्कस करेंगे, और जो संरक्षण की परियोजनाएं डिस्कस नहीं हो पाई हैं इस वीडियो में वही चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पहले डिस्कस हो चुका है वो आप चैप्टर 3 से देख लीजिएगा, वहां पर सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या नहीं किया है, बायोस्फीयर रिजर्व उसमें कवर नहीं किया था, जैव मंडल आगार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस अवधारणा का जो विकास है, जो जैव मंडल आगार अवधारणा का विकास है, वो 1975 में यूनेस्को के एक मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको हम लोग MAB प्रोग्राम बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था। और इसका उद्देश्य जो है वो पारितंत्र और इसके आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करना, इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। इसके तहत 1975 में ये जैव मंडल आगार की संकल्पना आई, और इस संकल्पना में इन्होंने इसको क्या किया, रिजर्व को जो है परिभाषित किया और उसको 3 क्षेत्रों में उसको बांटा। पहला उसका एरिया रखा कोर एरिया, जिसको क्रोड भी बोलते हैं कई बार। यह क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। स्थानिक मतलब आप समझ जाइए इन सीटू, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है वो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ पर स्थानिक पौधे होंगे और जानवर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें इस क्षेत्र में क्या है, अनुसंधान की प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्य जीवों को प्रभावित ना करे की जा सकती है। यहाँ पर लगभग सब कुछ प्रतिबंधित है, केवल अनुसंधान प्रक्रियाएं जो हैं वो उनकी अनुमति है, और वो भी वैसी प्रक्रियाएं जिससे क्या हो, वन्य जीवों को प्रभावित ना हो और प्रकृति की जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित ना हो। इस कोर एरिया के बाद इसमें एक्चुअल में ये होता है, ये हो गया जो इसका कोर एरिया। इस कोर एरिया के चारों तरफ एक बफर एरिया होता है, ठीक है। बफर एरिया होता है। बफर एरिया किसको कहते हैं, बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतया नियंत्रित व गैर विध्वंसक हो, जैसे सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई, ठीक। तो इसमें कुछ कार्य जो हैं वो उनकी अनुमति होती है, बट ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं और गैर विध्वंसक होते हैं। इनसे किसी भी तरह का क्या होता है, नुकसान नहीं होता है। जैसे आप पर्यटन करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, केवल वन्य जीवों को देख दाख के चले जाएंगे, ठीक। चराई वगैरह में भी क्या होगा, आप चारा, अगर आपका जानवर चारा चर भी लेगा तो चारा दोबारा आ जाएगा, उससे क्या है, किसी भी तरह का विध्वंस होने की कोई संभावना नहीं है। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश जो है वो कोर क्षेत्र की तुलना में क्या होगा, कम होगा। कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक होगा और संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम है। कोर क्षेत्र में तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, इसमें कुछ गतिविधियां जो है वो क्या है, आपको कुछ गतिविधियों की अनुमति है। तो इसमें प्रवेश जो है कोर क्षेत्र की तुलना में क्या है, अधिक है, और संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम है। तो ये हो गया आपका कोर एरिया। कोर एरिया के बाद आता है ये आपका हो गया क्रोड एरिया। कोर एरिया के बाद बफर एरिया। बफर एरिया के बाद आता है आपका संक्रमण एरिया। इसको
ट्रांजिशन बोलते हैं। यह सहयोग का क्षेत्र है जहां मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किए जाते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें ठीक ठाक से चलती हैं। ऊपर का जो कोर एरिया और बफर एरिया है वहां पर मेनली संरक्षण गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ पर दोनों गतिविधियां क्या कोऑर्डिनेशन में चलती हैं। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, बस्तियां भी इसमें हो सकती हैं, इसमें फसलें, कृषि कार्य भी हो सकते हैं, प्रबंधित जल मैनेज जो फॉरेस्ट है, उसके अलावा मनोरंजन के लिए क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल है। ठीक, अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य में इसका है, सबसे पहला इसका कार्य है संरक्षण। तो बायोस्फीयर रिजर्व से क्या होगा? आनुवांशिक संसाधनों, स्थानिक प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य का क्या होगा? प्रबंधन होगा। जो लैंडस्केप है उसका क्या होगा? प्रबंधन होगा, उसका संरक्षण रहेगा। इसके अलावा विकास है, तो ये क्या करेगा? आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना जो समाजशास्त्रीय और पारिस्थितिक स्तर पर स्थायी हो। यह सतत विकास के 3 स्तंभों को मजबूत करता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का संरक्षण। ये विकास के लिए इसका कार्य हो गया। और इसका एक कार्य और है, वो है लॉजिस्टिक। ये लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण एवं सतत विकास के संदर्भ में अनुसंधान गतिविधियां, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निगरानी को बढ़ावा देना। तो इसके 3 कार्य हो गए। ये एक हो गया आपका संरक्षण, दूसरा विकास और तीसरा लॉजिस्टिक। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जो बायोस्फीयर आया, जो बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना आई, वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से आई। तो देखते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो वर्ष 1971 में शुरू हुआ था। ये एक अंतर सरकारी क्या है, इंट्रा गवर्नमेंट साइंटिफिक प्रोग्राम है, वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। इसमें क्या करना है? साइंटिफिक बेस स्थापित करना है। तो एक्चुअल में ये रिसर्च का जो कोर, उसके बाद से बफर और जो ट्रांजिशन एरिया है, ये एक्चुअल में साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये जानवरों का प्राकृतिक आवास इन्होंने बना दिया है। यहाँ पर ये अपनी भोजन आवश्यकताओं का, निवास का, प्रजनन का, अपनी संख्या में संवर्धन का ये कार्य करते हैं। तो इसको क्या करते हैं? किसी भी तरह से इसमें मानवीय हस्तक्षेप बंद कर देते हैं, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप जो है इन गतिविधियों को क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, वैज्ञानिक आधारों पे ये जो बायोस्फीयर रिजर्व के कोर, बफर और ट्रांजिशन एरिया है, ये स्थापित किए गए। ठीक है, अब देखते हैं भारत में बायोस्फीयर की क्या स्थिति है। तो ये भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व की योजना है, इसको राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्ष 1986 में आरंभ हुआ, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की। और इनके लिए क्या करती है, राज्य सरकार जो है प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है, जिसका अनुमोदन और निगरानी का कार्य केंद्रीय एमएबी समिति द्वारा किया जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर जो समिति है, उसके दिया इसकी मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है। और भारत में अभी कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हमने आपको टेबल में दिखाया है, जिसमें ये रिजर्व का नाम, प्रदेश और टिप्पणी में अगर ये पहला है, बड़ा है, छोटा है, क्या है। ठीक है, तो इसमें जैसे कोल्ड डेजर्ट है, नंदा देवी है, ये जो है ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, नाम गलत दिखा है। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। इसके अलावा और भी है, हमने पूरे 18 इसमें लिखे हुए हैं। देहांग देवांग ये क्या है, अरुणाचल में, मानस आसाम में, डिब्रू सैखोवा आसाम में। ये डिब्रू सैखोवा जो है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये डिब्रू सैखोवा है आसाम में। नौकरेक जो है मेघालय, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है वो नवीनतम है, वे जो सबसे आधुनिक, मतलब सबसे बाद में जो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है वो पन्ना है, ये मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 जगहों पर ये एक साथ। कच्छ है, कच्छ वाला जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। फिर सिमलीपाल, सुंदरवन, शेषचलम। ठीक, इसके अलावा और भी है, और अगस्त मलाई है, नीलगिरी है। नीलगिरी जो है वो सबसे पहला है, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, वो नीलगिरी है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और ग्रेट निकोबार। तो ये इस तरह से आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। इनमें से कोई भी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का भी हुआ है बात। तो ये उपरोक्त 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से निम्न 12 रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। ये 18 जो है वो भारत सरकार ने घोषणा की है। इसके जो 12, इन 18 में से 12 जो है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में है, जिसमें नीलगिरी है। नीलगिरी यहाँ भी क्या है, पहला है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में जो सबसे पहले शामिल हुआ वो नीलगिरी। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, सिमलीपाल,
अचनकमार, महान निकोबार या जिसको ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नंदा देवी है, नंदा देवी के बाद नौकरेक है, पचमणी है, अगस्तमाला है, कंचनजंगा है और पन्ना। तो ये पन्ना जो है वो 2020 में शामिल हुआ है, ये नवीनतम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, और वहां भी भारत सरकार ने भी जो घोषणा की है वहां पर भी ये नवीनतम है। और कंचनजंगा इसके पहले था, वो 2018 में आया था। तो ये आपका हो गया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बाकी अब देखना है संरक्षण परियोजनाएं, किन जानवरों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक चल रहा है चीते के संरक्षण के लिए, और प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है हाथियों के संरक्षण के लिए। इसको हम लोग ऑलरेडी डिटेल में तीसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको फिर से हम रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे एक है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छों के संरक्षण के लिए परियोजना। ये 1975 में भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजना है। इसके थ्रू 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। मगरमच्छ अभ्यारण्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा मगरमच्छ अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान जो है हैदराबाद में। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे आपका क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, आपको नाम दे दिया जाए और इससे पूछ लिया जाए कि यह संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हो गया। उसके अलावा प्रोजेक्ट हंगुल है, हंगुल के लिए, तो हंगुल को क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। इसका नाम जो है वो कश्मीरी स्टैग है, हिरण की प्रजाति का है ये। इसको इसका जो नाम है वो, इसको जो बायोलॉजिकल नेम्स जो दिए जाते हैं उसमें इसका नाम है सेरस एफिनेस हेंगलू, ठीक है, ये इसका नाम है। ये क्या है, यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का हिरण है, यूरोपियन जो रेंडियर है उस प्रजाति का हिरण है। ये जो परियोजना हुई थी वो 1970 में स्टार्ट हुई थी ये परियोजना, और कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ये हंगुल जो है वो संरक्षित है। ये इकलौता क्षेत्र है जहां पर हंगल क्या है, संरक्षित है। मैंने आपको जब उस टाइम पे ये उद्यानों के नाम बताए थे पूरे, उस टाइम पे आपको दाचीग्राम बताया था और अलग से भी बताया था कि कश्मीर में है ये, और ये हंगुल के संरक्षण के लिए है, और ये इकलौता क्षेत्र है जहाँ पे हंगुल का संरक्षण किया जा रहा है। मगरमच्छ के बाद फिर गिद्ध जटायु संरक्षण प्रोग्राम है, गिद्ध, ठीक है। हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है, वर्ष 2001 में स्थापित। वर्ष 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्र के उन्नत संस्करण के रूप में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। ये एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, इसका फुल फॉर्म है, सेव का कार्यक्रम आरंभ किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था कि एक दवा थी डिक्लोफेनाक जो थी, उसकी वजह से क्या हो रही थी, गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। तो वर्ष 2006 में भारत ने डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्या है, गिद्धों की मृत्यु का कारण बन रही थी। इसके अलावा भारत के पिंजौर हरियाणा, राजभटखावा पश्चिम बंगाल तथा रानी असम गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र संचालित है। उत्तर प्रदेश में भी एक क्या है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, वो महाराजगंज जिले में है उत्तर प्रदेश के, और वर्ष 2019 में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये गिद्ध संरक्षण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्रजाति संरक्षित है, लाल पांडा है, जिसको रेड पांडा भी बोलते हैं। ये क्या है, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का रीजन है, तो दार्जिलिंग के जंगलों में ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको कैट बियर नाम से भी जाना जाता है। रेड पांडा को हम लोग क्या बोलते हैं, अरुणाचल में कैट बियर नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 1996 में विश्व वन्य जीव निधि जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर भी इसमें आ जाता है आगे, के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालय जंतु पार्क द्वारा लाल पांडा परियोजना शुरुआत की गई थी, ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालय जंतु पार्क है, वहां पर ये रेड पांडा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1996 में। और ये जो रेड पांडा है वो IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त जीवों की रूप में सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। तो ये आपका लाल पांडा हो गया। ये पांडा जो है वो WWF का क्या है, मस्कट भी है, ठीक है, लोगो भी है उसका पांडा, ठीक। इसके अलावा अब एक गेंडा परियोजना आती है गेंडों के संरक्षण के लिए। तो क्या है, जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं वो केवल भारत में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो है वो भारत के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता है। ये परियोजना की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई थी, और गेंडा जो है वो आसाम के मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा उद्यान में तथा पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, मानस और काजीरंगा जो है और जल्दापारा है, ये किसके लिए है, गेंडा संरक्षण के लिए है। तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ को बोलते हैं स्नो लेपर्ड, ठीक है। तेंदुआ को लेपर्ड बोलते हैं, हिम तेंदुआ को स्नो लेपर्ड बोलते हैं। ये परियोजना है, ये हिम तेंदुआ जो है स्नो लेपर्ड, इसको वर्ष 1972 में
IUCN ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा था, ठीक है। और उसके बाद ये परियोजना जो हुई है वो 20 जनवरी 2009 को हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई है। ये हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए है। ये हिम तेंदुआ जो है वो मेनली हिमालय के रीजन में पाया जाता है। ये कभी कभी देखने को मिलता है, रेयर साइट है, बट अभी रिसेंटली भी ये देखने को मिला हुआ है। तो ये हिम तेंदुआ परियोजना के लिए हो गई। इसके बाद है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। ये गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। इसका अन्य नाम सूस भी है, ठीक है। इसको 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। और WWF इंडिया द्वारा वर्ष 1997 से स्थानीय समुदायों के सहयोग के आधार पर गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अलावा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर बिहार में है। और बिहार सरकार ने इसी भागलपुर में क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए पहली वेधशाला स्थापित की है। रिसर्च सेंटर इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रीय जलीय जीव कब से घोषित हुआ, 2009 से। इसको सूस भी बोला जाता है। इसका एक उत्तर प्रदेश में भी अभी एक नाम है, इसको अलग से नाम बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज इसको क्वेश्चन में रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर है एक कछुआ संरक्षण परियोजना। ये पहले तो कछुओं के संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा 1975 में भितरकनिका अभ्यारण्य से एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। एक ऑलिव रिडले है दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ, ठीक है, जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर अंडा देने के लिए प्रवास करते हैं। तो ये उड़ीसा वगैरह के तट पर आ जाते हैं, ठीक है। इसी ऑलिव रिडले व अन्य कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने साझे तौर पर वर्ष 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ परियोजना की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ओडिशा सरकार ने अपने आप की होगी 1975 में, भारत सरकार द्वारा 1999 में ये स्टार्ट हुई भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, ठीक है। और ऑलिव रिडले जो है वो दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। तो ये तो होगा जो मतलब जीव थे उनके संरक्षण के लिए। कुछ वनों के संरक्षण के लिए भी आंदोलन चलाए गए हैं, ठीक है। तो वनों के संरक्षण के लिए आंदोलनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है बीज बचाओ आंदोलन, सीड्स की प्रोडक्शन के लिए था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब 1985 के बाद ही हुई थी। और ये जरद गांव है, टेहरी जिला उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड का जिला है टेहरी, टेहरी में एक जरद गांव है, वहां पर ये स्टार्ट हुआ था। ये टेहरी के हेममाल घाटी के कार्यकर्ताओं के एक समूह और एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता विजय जरदरी के नेतृत्व में। इसमें क्या हो रहा था कि हरित क्रांति के प्रभाव के कारण, प्रतिकूल प्रभाव के कारण क्या हो रही थी, जो स्थानीय बीज वगैरह थे, स्थानीय तकनीकी थी फसल उत्पादन की, जैसे ये लोग नीम के पेड़ वगैरह का यूज करके क्या कर लेते थे, कीटाणुनाशक बना लेते थे। लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर्स आने लगे थे, पेस्टिसाइड्स आने लगे थे। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि जो स्वदेशी प्रथाएं थी वो खत्म हो रही थी। उन्हीं के संरक्षण के लिए यहाँ के लोगों ने आंदोलन बनाया और इन्होंने स्वदेशी प्रथाओं को और बीजों के संरक्षण के लिए जोर दिया, ठीक है। तो ये बीज बचाओ आंदोलन था। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन है जो है वो है विश्नोई आंदोलन। विश्नोई क्या है, एक जो समुदाय है राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, एक ये धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है। इस पंथ के जो संस्थापक हैं वो श्री गुरु जम्भेश्वर हैं, उनको जम्बोजी बोलते हैं। और ये प्रकृति पूजकों का एक अहिंसात्मक समुदाय है। अच्छा, आपको याद होगा कि जो ब्लैक बक वाला केस है सलमान खान वाला, उसमें ये विश्नोई लोगों ने ही उसमें केस किया हुआ था, ठीक है। राजस्थान में जो सांभर की जो मृत्यु हो गई थी, जिसमें उस केस में जिसमें इनका सलमान खान का नाम आता है, उसमें ये जो रिपोर्ट वगैरह, जो केस वगैरह चलाया, दर्ज करवाया था, वो विश्नोई लोगों ने करवाया था। अच्छा, ये विश्नोई आंदोलन जो हुआ है वो ये वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। इन्हीं के संप्रदाय के ऋषि थे। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन्हीं अमृता देवी के नाम पर भारत सरकार जो है अमृता देवी विश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार देती है। इनको नाम पर ही इसको संरक्षण पुरस्कार को क्या किया था, शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये विश्नोई आंदोलन हो गया। इसके बाद जो आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो है बहुत ही फेमस आंदोलन है। लगभग आप सभी लोगों ने क्या होगा इसके बारे में सुना होगा। इसके चित्र भी आते हैं। इसमें महिलाएं क्या होती थी, पेड़ों को पकड़ के, पेड़ों से चिपक के क्या हो जाती थी,
खड़ी हो जाती थी एकदम से, जिससे कोई उनको काट ना सके। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम जो है वो चिपकू आंदोलन रखा गया। ये जो है 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जनपद में, बड़वाल नहीं, ये गढ़वाल जनपद है, टेहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित हुआ था। इस आंदोलन के जनक जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और गौरा देवी थी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ता है। और इसका सबसे बड़ा कार्य ये था, मतलब महत्व ये है कि इसमें मुख्यतः जो है वो ग्रामीण महिलाएं शामिल थी। ठीक है, इस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन था वो ग्रामीण महिलाओं का था। वैसे जो जनक है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी है। जो है उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी के विरोध में, जिसका विरोध जो है गौरा देवी व अन्य महिलाओं ने किया था और सफलता अर्जित की थी। ये लोग वहां पेड़ किसी को नहीं काटने देते थे और उस टाइम रैणी गांव में कुछ 2500 पेड़ों की कटाई के बाद उनकी नीलामी चल रही थी, तो ये लोग समूह में पहुंचकर इन्होंने उसका विरोध किया। ठीक है, और सफलता अर्जित की। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना, व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना। ये चिपको आंदोलन है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। ये क्या है, नवजीवन आश्रम है टेहरी गढ़वाल में ही, ये इसका क्या था, प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के तहत ही तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों की में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्ष के लिए रोक लगा दी। ये इस आंदोलन की सफलता के बारे में सबसे ज्यादा बताता है कि 15 वर्षों के लिए जो है वो प्रधानमंत्री ने ही सीधे रोक लगाई थी। और इस आंदोलन का जो नारा था वो था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। मितव्ययिता वैसी चीज बोलते हैं कि जिसको क्या है इस तरह से खर्च किया जाए कि वो आप भविष्य में भी उसको यूज कर चुके। ठीक है, अब इसी चिपको आंदोलन की तर्ज पे एक आंदोलन हुआ दक्षिण भारत में, उसको बोलते हैं अपिक्को आंदोलन। ठीक है, ये चिपको आंदोलन की तरह ही पर्यावरण संरक्षण के लिए क्रांतिकारी आंदोलन था, दक्षिण भारत में चलाया गया। इस आंदोलन का जो था ये अगस्त जो है 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया। इसको दक्षिण का चिपको आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद एक आंदोलन जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत 1980 में बिहार से, बाद में झारखंड और उड़ीसा तक इसका विस्तार हो गया। एक्चुअली बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि जंगल के जो मूल्यवान सागौन के पेड़ हैं इनको अन्य पेड़ों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, मतलब इनको सागौनों की कटाई के बाद वहां पर नए पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका विरोध क्या है वहां की जनता ने किया। ठीक है, और बाद में इसको सरकार को अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये जंगल बचाओ आंदोलन है। इसके अलावा फिर साइलेंट घाटी एक आंदोलन है, ये केरल में है, शांत घाटी है साइलेंट घाटी। वहां पे कुंती पूजा नदी है जिस पर एक बांध परियोजना बनानी थी विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अगर ये परियोजना बांध परियोजना लगाई गई तो इस क्षेत्र के क्या है विशेष फूल जो है पौधे हैं ये सब क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इस वजह से लोगों ने विरोध किया और फिर सरकार ने इसको 1985 में क्या है राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। ये आंदोलन भी जो है सफल आंदोलन है। उसके अलावा एक टेहरी बांध विरोधी आंदोलन है, ये भी खूब सुना होगा, जो उत्तराखंड में टेहरी बांध बनाया जा रहा था उस टाइम पे, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये टेहरी बांध के विरोध में वही भी यही कहा जा रहा था कि इससे क्या है पारिस्थितिकी को बहुत ज्यादा खतरा होगा। इस परियोजना में जो है सुंदरलाल बहुगुणा इसमें भी थे और कई पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया हुआ था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन जो आता है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेनली जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई जा रही थी उसके विरोध में क्या हुआ था, आंदोलन किया गया था। इस परियोजना का उद्घाटन जो है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये 3 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, पर्यावरण स्थानीय लोगों ने 1985 से हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। मेघा पाटकर जी जो है वो इस आंदोलन की नेता थी, इनका नाम उस आंदोलन से खूब चला था। बाकी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, अरुंधति राय हैं, आमिर खान है, इन लोगों ने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया हुआ था। ठीक, तो ये संरक्षण परियोजनाएं होंगी। बाकी हमने इसमें उत्तर प्रदेश से विशेष भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस है और ये संकटग्रस्त श्रेणी में है। ठीक है, विश्व के कुल 8000 सारस हैं, उसमें से 40% सारस मतलब करीब 3200 सारस जो हैं वो केवल उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इनका क्या है मुख्य आवास है। इसके अलावा प्रयागराज से मिर्जापुर तक गंगा डॉल्फिन अधिक संख्या में मिलते हैं। कछुआ प्रजनन केंद्र जो है वो कुकरेल जो राष्ट्रीय वन है आरक्षित वन है लखनऊ में उसमें, और सारनाथ वाराणसी में। इसके अलावा कारा हिरण है जो ब्लैक बक जिसको बोलते हैं, ये अलीगढ़ के गवाना क्षेत्र और प्रयागराज के मेरिया और कोरवा संरक्षण केंद्र में है।
और एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, ये भी लखनऊ जिले के कुकरेलगंज तथा बहराइच जिले के कतरनिया घाट में ये संरक्षण होता है। तो ये यूपी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये IUCN की हमने लिस्ट आपको इसमें बताई है, IUCN किस तरह से क्लासिफिकेशन करता है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है, सबसे पहले तो उसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार 9 श्रेणियों में, 9 सीरीज में, 9 इनमें रखा गया है, श्रेणियों में, ठीक है। और इनका आकलन जो है वो प्रजातियों की संख्या में गिरावट, भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। इनकी 9 जो है उसमें है विलुप्त है, जिसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं, इसको EX से नोटिस करते हैं। दूसरी है वन से विलुप्त, जो वनों से विलुप्त हो गए, विलुप्त जो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, जो वन से विलुप्त है, जो अपनी नेचुरल हैबिटेट से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इनको क्या किया जा रहा है, चिड़ियाघरों आदि के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। तो ऐसी प्रजाति को वन से विलुप्त या एक्सटेंट इन द वाइल्ड या EW कोड से डिनोट करती है IUCN। उसके बाद अति संकटग्रस्त है, जिसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलती है, CR। उसके बाद संकटग्रस्त या लुप्ताशय, एंडेंजर्ड या EN, संवेदनशील, वनरेबल या VU, संकटापन्न, नियर थ्रेटेंड, एंटी, संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, LC, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, DD, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, NE, ठीक है, नॉट डाटा डेफिशिएंट और नेट एवेल्युएटेड, ठीक है। तो अति संकटग्रस्त और संवेदनशील, इन तीनों को हम लोग डिटेल में चर्चा कर ले रहे हैं। बाकी संकटापन्न जो है, जिन पर संकट है, मतलब जिनमें समस्याएं हैं। उसके बाद संकट मुक्त, जिन पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आंकड़े पर्याप्त नहीं है, मतलब जिनके बारे में आंकड़े तो हैं बट वे इतने नहीं है कि उनके बेसिस पे कोई कंक्लूजन ड्रा किया जाए, और आंकड़े उपलब्ध नहीं है, या इनको अभी तक मतलब इनका इवेल्युएशन अभी नहीं हुआ है, डेटा इनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ये 9 श्रेणी है। इसमें से 3 की जो चर्चा करनी है वो है, सबसे पहले घोर या गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड, और सुवेद या वनरेबल। तो सबसे पहले इनके जो 4 पैमाने हैं, पहले तो देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या में कितनी कमी आई हो। तो अगर 90% से कमी आई हो तो संकटग्रस्त, 70% से अधिक की कमी है तो संकटग्रस्त, ये क्रिटिकली गंभीर संकटग्रस्त, यहाँ पर संकटग्रस्त, और 50% से अधिक है तो इसको वनरेबल, ठीक है। तो 50 से अधिक है लेकिन 70 से कम, 70 से अधिक है लेकिन 90 से कम, और 90 से अधिक है तो इनको इसमें रखा जाएगा। बाकी इनकी जनसंख्या, इनकी 250 से कम और 3 वर्षों में 25% की कमी, 2500 से कम और 5 वर्षों के अंदर 20% की कमी, और 10,000 से कम 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी, ये है। तो जैसे जैसे इनकी संख्या कमती जाएगी वैसे वैसे इनकी क्या है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद इनके शेष परिपक्व सदस्य, परिपक्व यानी मैच्योर, जो पूर्ण वयस्क हो या मादा हो, ठीक है, उनको, बच्चे नहीं, तो उनके जो शेष परिपक्व सदस्य जो है 50 या उससे कम, जहां पर 250 या उससे कम, यहाँ पर 1000 या उससे कम। और इनकी भविष्य में विलोपन की प्रायिकता, ये हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिख गया है, ये 10 वर्षों में 50% तक, और ये 20 वर्षों में 20%, मतलब अगर 10 वर्षों में अगले अगर ये हो सकता है 50% तक और कम हो जाए, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, IUCN में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो वनरेबल है, इनकी किस तरह से इनको क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, उसकी ये हमने आपको टेबल में बता दिया है, ठीक। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसमें भी 6 अनुसूचियां दी गई हैं। 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें 6 अनुसूचियां दी गई हैं। उन अनुसूचियों में किस किस तरह से है, तो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची जो है, इसमें सूचीबद्ध जानवरों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है, पूरी तरह से ये संरक्षित हैं, और इनको नुकसान पहुंचाने पर भारी अर्थदंड की के पेनाल्टीज हैं, ठीक है। इनको केवल शिकार तभी किया जा सकता है जब ये क्या हो, मानव समाज के लिए विशेष खतरा बन गए हो, अथवा इनको किसी तरह की बीमारी से ये ग्रसित हो, जिसका क्या हो रहा है, ठीक कर पाना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो अनुसूची 1 और 2 में वैसे जानवर हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे शेर की पूंछ वाला बंदर, गेंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकुंडम हॉर्नबिल आदि, ये अनुसूची 1 में है। रीसस बंदर, किंग कोबरा, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन भूरा भालू आदि, ये क्या है, अनुसूची 2 में शामिल है। इसी तरह अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में भी जो सूचीबद्ध जानवर हैं वो संरक्षित हैं, परंतु अंतदंड जो है 1 और 2 के अनुपात में कम है। इसमें नील गाय है, गोरल है, भौंकने वाला हिरण है, इनको भी क्या है, आप वहां पर जो वन्य जीव संरक्षण अधिकारी है, जिसको चीफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसकी परमिशन लेके इनको मारा जा सकता है। वो भी तब जब ये क्या हो, पर्यावरण के लिए खतरा हो, या ये मानव संपदा के लिए खतरा हो, मानवों के लिए खतरा हो, या इनको ऐसी बीमारी हो गई हो जिससे इनका इलाज संभव न हो। उसके बाद 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची के जानवरों को परोपजीवी या वर्मिन बोलते हैं, ठीक है, और इनका शिकार किया जा सकता है। इसमें चूहे हैं, छछूंदर हैं, सामान्य कौवे हैं, फ्रूट्स बैट्स हैं,
और अनुसूची 6 जो है, अनुसूची 6 उसमें वैसे पौधे सूचीबद्ध हैं, ठीक है, जिनका व्यापार करना, संग्रहण करना व खेती करना क्या है, प्रतिबंधित है। जैसे रेड वांडा है, ब्लू वांडा है, पौधे जिसके पत्ते सुराही जैसे हों आदि, ये अनुसूची 6 में दिए हुए हैं। तो ये जो आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, ठीक है, उसमें जो सूचियां दी हैं उसके बारे में ये हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो इसमें जो है आपके इस टॉपिक में जो है जो महत्वपूर्ण डेटा था वो हमें इतना ही लगा, इतने से ही आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको चैनल का कंटेंट कैसा लगा ये आप हमें प्लीज कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे, और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए। एग्जाम के एडमिट कार्ड्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि हफ्ते भर पहले तक क्या है एडमिट कार्ड्स आपके आ जाए। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।